सुप्रभात। स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 12 वाणिज्य लेखा शास्त्र की क्लास चल रही थी और पहला चैप्टर था साझेदारी का सामान्य परिचय, जिसमें हमने कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे और उसका जो सैद्धांतिक हिस्सा था, थ्योरेटिकल पोर्शन था, वो कर लिया था। अब जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अब जो इसकी चैप्टर के बचे हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वही करेंगे। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ लघुतरात्मक थे वो तो हमने कर लिए थे, निबंधात्मक प्रश्न है उनका नंबर है वो चल रहा है। तो क्वेश्चन 5 तो हो चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है x तथा y साझेदार है। ध्यान से सुनना, x और y साझेदार है। वे लाभों को 3-2 अनुपात में बांटते हैं। लाभ अनुपात उनका 3-2। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख व 2 लाख है। x की पूंजी 3 लाख है और y की पूंजी 2 लाख है साल के शुरू में। साझेदारी संलेख में पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज और y को 1250 रुपये प्रतिमाह वेतन का प्रावधान है। यानी सभी साझेदारों को पूंजी पर 10% ब्याज देना है और y है उसको 1250 रुपये प्रति माह सैलरी चुकानी है आपको। ठीक है, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज और वेतन का प्रावधान करने से पहले 40,000 का लाभ हुआ। यानी ये जो दो समायोजन बताए गए, पूंजी पर ब्याज और सैलरी, इन दोनों का समायोजन करने से पहले फर्म के पास लाभ कितना था? 40,000 का। वर्ष के लिए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना, आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। आंसर 6 P&L appropriation account for the year ended 31st March 2016। हेडिंग डाल दी हमने। ठीक है, प्रश्न में सबसे पहला प्रावधान क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट। तो बाय नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, इस साल का नेट प्रॉफिट हुआ 40,000। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि x और y की पूंजी पड़ी है, उस पर ब्याज देना है। उससे पहले y को क्या करना है? सैलरी देना है। तो 2 वाइज सैलरीज, y को सैलरी कितनी देनी है? 1250 रुपए पर मंथ, यानी 12 महीने से 1250 रुपए देने हैं पर मंथ। ठीक है, उसकी सैलरी हो गई 15,000 रुपए। समझना इस बात को, 15,000 रुपए सैलरी देने के बाद आपके पास लाभ कितना बचता है? 40 में से 15 गए, 25,000 बचता है। लाभ कितना बचता है? 25,000। अब एक छोटा सा वर्किंग नोट देखो, पूंजी पर ब्याज की गणना। x की पूंजी आपके प्रश्न में दिया हुआ है, x की पूंजी आपकी है 3 लाख। x की पूंजी है 3 लाख। 3 लाख पे 10% के हिसाब से कितना होता है? 30,000 रुपए। और y की पूंजी है 2 लाख, उसका 10% के हिसाब से कितना होता है? 20,000। ठीक है, अब आपको कुल जो ब्याज है वो कितना चुकाना है? कुल ब्याज चुकाना है 50,000। 30 और 20 50,000। जबकि आपके पास लाभ बचता कितना है? सैलरी चुकाने के बाद लाभ बचता है मात्र और मात्र 25,000 रुपए। समझ आ गई बात? याद करो, एक वीडियो में हमने पूंजी पर ब्याज के प्रावधान की बात की थी। तो उसमें हमने ये बात की थी कि अगर लाभों पर पूंजी पर ब्याज देना है और अपर्याप्त लाभ है, तो जितने अपने पास पर्याप्त लाभ है वहीं तक हम क्या देंगे? पूंजी पर ब्याज देंगे। अब पूंजी पर ब्याज देना है 30 और 20 50,000 और हमारे पास लाभ है 25,000, तो किस अनुपात में देंगे? तो यहां लिखता हूं मैं 2
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो ब्याज आया है इस ब्याज का अनुपात बना लो। ब्याज का अनुपात क्या बन जाएगा? 3:2। एक्स और वाई का अनुपात क्या बन जाएगा? 3:2। अब हमारे पास जो बचा हुआ लाभ है उसको ब्याज के रूप में किस अनुपात में दे देंगे? 3 और 2 अनुपात में। तो एक्स के हिस्से में कितना आ जाएगा? 25,000 गुणा 3/5, 5 5 25, तो एक्स के आ गया 15,000। वाई के हो जाएगा 25,000 गुणा 2/5, ये 5,000 और ये हो गया 10,000। बात आगे समझ में? इस तरह से पूंजी पर ब्याज है उसकी गणना करेंगे। कब? जब हमारे पास लाभ अपर्याप्त हो और अकाउंट टोटल दोनों तरफ कर देते हैं 40,000। समझ में आई होगी बात? रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। पूंजी पर ब्याज देना है। पूंजी पर ब्याज के लिए अपने पास प्रावधान क्या है? पूंजी पर ब्याज के लिए प्रावधान में हमने ये पढ़ा था कि अगर पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो पूंजी पर ब्याज अगर लाभ अपर्याप्त है तो जितने लाभ हैं उतने तक ही दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा? जो पूंजी पर ब्याज बन रहा है उसका अनुपात बना लो, उस अनुपात में बचा हुआ लाभ पूंजी अनुपात में बंट जाएगा। तो देखो ये चीज हमने यहाँ की 40,000 लाभ हो रहा था, 15,000 सैलरी दे दी वाई को सैलरी देने के बाद हमारे पास लाभ तो बचता है 25,000, जबकि ब्याज बनता कितना है? ब्याज बनता है दोनों का मिला के 50,000। तो हमने क्या किया? इस ब्याज का अनुपात बना लिया। ब्याज का क्या बना लिया? अनुपात। ब्याज का अनुपात बना लिया हमने 3 और 2 अनुपात। तो बचे हुए जो 25,000 थे वो पार्टनर्स में हमने 3:2 अनुपात में क्या कर दिया? ब्याज के रूप में बांट दिए। बात आगे समझ में? ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है रुचि व प्रशांत साझेदार हैं। 2 पार्टनर है, रुचि और प्रशांत। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैंने आपको 11th क्लास में भी ये बात बताई थी और आज 12th क्लास में वापस बता रहा हूं। जब भी आप कॉमर्स पढ़ो, जब भी आप अकाउंटेंसी पढ़ो, हमेशा याद रखना चाहिए, स्कूल लेवल की हो चाहे विद्यालय इसकी महाविद्यालय लेवल की हो या किसी कंपटीशन में बैठे हो, सीए सीपीटी या किसी और कंपटीशन में, आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन हल कर रहे हो तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, पहली लाइन से लेकर अंतिम लाइन तक। कभी कभी क्या होता है कि नो डाउट बच्चे मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, ठीक है, और चैप्टर अपनी जो सिलेबस की पुस्तक है उस सिलेबस की पुस्तक को साल भर में 2 या 3 बार मिला लेते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 4 बार तक मिला लेते हैं। जब इतनी बार आप पढ़ चुके हो और स्कूल में कंटिन्यू वीकली टेस्ट होते हैं तो वो टेस्ट में भी दे चुके होते हैं, तो इतनी बार जब आप क्वेश्चन कर चुके होते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें रट जाते हैं, हमें याद हो जाते हैं, जबकि हमें पता है गणित विज्ञान, गणित का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री के, इनके और अकाउंटेंसी के फॉर्मूले ऐसे, ये जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं किया जाता, उनको समझा जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि याद हो जाता है वो क्वेश्चन। तो जैसे ही हम पेपर हमारे पास सामने आता है, हम पहली 2 लाइन पढ़ते हैं, तुरंत दिमाग में आता है ये क्वेश्चन तो मेरे को याद है, मुझे तो पूरी अच्छे से याद है, कैलकुलेशन भी याद है, और आप फटाफट उसको बिना कैलकुलेशन किए, रफ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप उस क्वेश्चन को कर देते हो। मेथड यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी है। मेथड कब होता है? कब एग्जामिनर क्या करता है, बोर्ड पेपर जो बनाते हैं वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन वही होता है, कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी शर्त या कोई एक ऐसी लाइन डाल दी जाती है कि जिससे क्वेश्चन है वो पूरा बदल जाता है। तो इस चीज की गलती मत करना। आपको क्वेश्चन आता है, नो डाउट आ रहा है, आपने पढ़ रखा, आपने क्वेश्चन मिलाया है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक बार संतुष्टि के लिए पूरे प्रश्न को पढ़ना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको पूरा पढ़ते हैं। रुचि और प्रशांत 2 साझेदार है जिनका लाभ अनुपात 3:1 है। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 50,000 और 40,000 है। पूंजी उनकी कितनी बता रहा है? 50,000, 40,000। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निम्न पर ध्यान देने से पूर्व फर्म का लाभ 57,500 था। यानी कुछ प्रावधान थे वो करने रह गए और उसके बाद उन्होंने क्या किया, लाभ कितना बचा उनके पास? 57,500। वो प्रावधान क्या रह गए वो देखते हैं। एक पहला प्रावधान है पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाना है। पूंजी पर 5% की दर से ब्याज देना है, वो नहीं दिया। 2, रुचि बिक्री पर 2% कमीशन प्राप्त करेगी।
फर्म की जो बिक्री होगी, सेल्स होगी, उस सेल्स का 2% रुचि को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ठीक है, वर्ष की बिक्री थी फर्म में, वर्ष भर में कितना सेल्स किया, 1,25,000 सेल्स किया। ठीक है, प्रशांत को प्रतिमाह 250 रुपए वेतन प्राप्त होगा। प्रशांत है, उसको सैलरी मिलनी है 250 रुपए। प्रशांत उसके भवन का फर्म द्वारा प्रयोग किए जाने पर 625 रुपए प्रतिमाह किराया पाने का अधिकारी है। ध्यान देना इस प्रावधान को, यह कह रहा है कि प्रशांत उस भवन का किराया प्राप्त करने का अधिकारी है जिस भवन में साझेदारी फर्म चल रही है, और उसका किराया कितना है, 625 रुपए। यह प्रावधान ध्यान रखना। विभाजन योग्य लाभ का 10% सामान्य संचय में हस्तांतरित करना है। जो डिवाइडेबल प्रॉफिट है, डिवाइडेबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व बनाना आपको लाभ यानी नियोजन खाता बनाना है। प्रश्न पढ़ने में आसान है और है भी आसान, नो डाउट, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देनी है आपको। वो क्या, जो एक प्रावधान हमने पढ़ा, जो क्या था, फर्म जिस भवन में चल रही है उस भवन का किराया 625 रुपए जो किराया है वो, तो फर्म जिस भवन में चल रही है उस भवन का किराया है, वो लाभों पर प्रभार होता है। किस पर प्रभार होता है, लाभों पर प्रभार। इसलिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक साधारण प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसमें ये जो किराया है उस किराए का प्रावधान करना होगा, किराए की एंट्री करनी होगी। उसके बाद जो लाभ बचेगा उस लाभ को अपने को क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके बाकी समायोजन करने हैं। तो ये क्या है, लाभों पर प्रभार है किराए का। तो अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, एक छोटा सा P&L बनाना होगा, सामान्य P&L, और उसको प्रावधान करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को अपने को काम में लेना है, P&L एप्रोप्रिएशन में काम में लेना है। तो सबसे पहले एक साधारण सा P&L अकाउंट बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ज्यादा बड़े की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा पर्याप्त है। ठीक है, वर्ष भर में प्रॉफिट कितना हुआ, वर्ष भर में प्रॉफिट हुआ 57,000 का। तो बाय प्रॉफिट 57,000, सॉरी 57,500, माफी चाहता हूं, 57,500। अब रेंट चुकाना है तो टू रेंट अकाउंट। रेंट कितना बताया था, 625 रुपए 12 महीने का, तो 12 6 72, और 25 से ये हो गया 300 रुपए, तो 7,500 रुपए हो गए। समझ में आ गई कैलकुलेशन, यानी कुल किराया 7,500 जाना था जो हमने नहीं दिया, अब हमने दे दिया। अब जो प्रॉफिट बचा इसको अपने को क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। तो टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट बचा है भाई, 57,500 टोटल हो गया अकाउंट टोटल, और प्रॉफिट बच गया हमारे पास 50,000। प्रॉफिट कितना हो गया, 50,000 हमारे पास प्रॉफिट बच गया। कैलकुलेशन सबके समझ में आ गई। अब अपने को P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो अब बनाते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन। P&L appropriation account for the year ended 31st March 2017 by P&L account या नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ अपने पास, 50,000 प्रॉफिट है। अब क्या क्या प्रावधान रह गए थे, वो सबसे पहले 5% पूंजी पर ब्याज, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कौन है, सबसे पहले है रुचि। रुचि की पूंजी कितनी है, रुचि की पूंजी है 50,000। 50,000 का 5%, तो 50,000 का 5% होता है 2,500 रुपए। ठीक है, कितना हो गया, 2,500। उसके बाद दूसरा साझेदार है प्रशांत।
प्रशांत की पूंजी है आपके 40,000, तो 40,000 का 5% 2,000, कुल ब्याज के चले गए 4,500। पहला प्रावधान कर दिया। उसके बाद लिखा था रुचि को कमीशन मिलना है, ठीक है, तो टू रुचि's कमीशन। अब रुचि को कमीशन के बारे में क्या प्रावधान था कि जो विक्रय हो रहा है उस विक्रय का 2%, तो फर्म की विक्रय थी 1,25,000, 1,25,000, इसका 2%, तो 2,500। कितना हो जाएगा कमीशन? 2,500 रुपए उसका कमीशन हो जाएगा। उसके बाद प्रशांत को सैलरी देनी है 250 रुपए प्रति माह, तो टू सैलरी टू प्रशांत, सैलरी टू प्रशांत 250 गुणा 12, ये हो गए 3,000 रुपए। कितने हो गए? 3,000। बात आगे समझ में? इसके बाद क्या कह रहा है? प्रशांत उसके भवन को फर्म द्वारा प्रयोग में लेने पर 625 रुपए का किराया देना है, उसका प्रावधान हम कर चुके हैं। उसके बाद लाभ विभाजन योग्य उसका जनरल रिजर्व बनाना है, तो टू जनरल रिजर्व। अब 50,000 लाभ था, उसमें से 4,500 और 2,500, 7 और 3 10,000 गए। कितने गए? 10,000 चले गए। अब कितना बचा लाभ? 40,000, तो बचे हुए लाभ का आपको 10% प्रावधान करना है, तो 40,000 गुणा इसका प्रावधान कितना बनाना है? 10%, तो 40,000 का 10% हो जाएगा 4,000। यहां तक बात सबके समझ में आ गई होगी। एक बार फिर बता देता हूं फटाफट। क्वेश्चन में यह दिया गया है कि जो फर्म है उस फर्म में एक भवन में चल रही है, उस भवन का किराया चुकाना है 625 रुपए प्रति माह, वो अभी तक नहीं चुकाया, तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा? सबसे पहले सामान्य लाभ आने खाता बना के उसमें उसका प्रावधान करना है। उसके बाद जो लाभ बचता है उसको पीएनडल में ट्रांसफर करना है, एप्रोप्रिएशन में। पीएनडल एप्रोप्रिएशन में उसको 50,000 को ट्रांसफर कर दिया, फिर सबसे पहले पूंजी पे ब्याज लगा दिया, पूंजी पर ब्याज देने के बाद रुचि का जो कमीशन था वो दे दिया, सैलरी थी प्रशांत की वो दे दी, और जो लाभ बचा, अब देखो 4 2 6 और 1 7 और 3 10, 50 में से 10,000 गए, वितरण योग्य लाभ कितना बचा? 40,000। 40,000 का 10% दे दिया हमने इसको, किस रूप में? जनरल रिजर्व के रूप में, यानी रिजर्व बना के रख लिया। अब जो लाभ बचा है वो पार्टनर में बांटना है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर कौन कौन है? पहला पार्टनर है रुचि और दूसरा पार्टनर है प्रशांत, तो रुचि एंड प्रशांत। अब देखो, अब आपके पास लाभ बचा 36,000, 10,000 यहां देने से 40,000 चला गया था, 40,000 में से 4,000 ये दे दिए, लाभ बचा 36,000। 36,000 इनका लाभ अनुपात दिया गया है 3:1। लाभ अनुपात कितना है? 3:1, तो 3/4, 9 4 36, तो रुचि के हिस्से में आ जाएंगे 27,000 और प्रशांत के हो जाएंगे 36,000 गुणा 1/4, इसके हो जाएंगे 9,000। कितने हो जाएंगे? 9,000। और इस तरह से दोनों साइड में अकाउंट टोटल हो जाएगा 50,000 और 50,000। बात समझ में आ गई आपके? रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने साधारण पीएनडल अकाउंट बनाया जिसमें जो किराए का प्रावधान था वो नहीं किया गया था, तो किराए का प्रावधान कर दिया 750 हमने। 750 किराए का प्रावधान करने के बाद हमारे पास एक्चुअल में प्रॉफिट बचा 50,000। इस 50,000 के प्रॉफिट को हमने पीएनडल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद सबसे पहले पूंजी का प्रावधान कर दिया। रुचि की 50,000 पूंजी थी, प्रशांत की 40,000 थी, उनके 5% के हिसाब से 2,500 और 2,000 ब्याज के दे दिए, 4,500 ब्याज के दे दिए। रुचि को सेल्स पे कमीशन मिलना था, तो फर्म की टोटल सेल्स थी 1,25,000, उसका 2% 2,500 कमीशन चुका दिया। प्रशांत है, उसको सैलरी मिलनी थी 250 रुपये पर मंथ, तो पर मंथ के हिसाब से 12 महीने के हो गए 3,000, ये दे दिए। अब ये तीनों प्रावधान घटाने के बाद लाभ बचता 40,000। 40,000 का 10% अपने को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था, वो कर दिए।
उसके बाद प्रशांत है, जो बचा लाभ उसको रुचि और प्रशांत में 3:1 अनुपात में डिवाइड कर दिया, तो 27,000 और 9,000 उनके लाभों में आ गए। तो इस तरह से P&L और P&L एप्रोप्रिएशन बना गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन आपको होमवर्क में क्या करना है वो मैं बता रहा हूं, इनको तो आपको कॉपी में करना ही करना है। एक क्वेश्चन है जो आपको मैं होमवर्क में बता रहा हूं, आपकी बुक का ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो आंकिक प्रश्न है उसका सबसे लास्ट, ध्यान देना। प्रश्न क्या कह रहा है, XYZ एक फर्म में साझेदार है, उनके लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 था। Z को प्रत्येक वर्ष लाभ के हिस्से के रूप में न्यूनतम राशि 10,000 की गारंटी दी गई। कोई भी कमी होने पर इसकी भरपाई Y के द्वारा की जाएगी। 31 दिसंबर 2015 को और 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ क्रमशः 40,000, 60,000 था। 2 वर्षों के लिए लाभ हानि नियोजन खाता, यानी 2015 और 2016 का दोनों का लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। करना कैसे है, आपको लाभ पहले जैसे गारंटी दी गई थी किसको, जेड को 10,000 रुपए की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रफली कैलकुलेट करके देख लेना है कि जेड को 10,000 रुपए मिल रहे या नहीं मिल रहे। अगर जेड को 10,000 से कम मिल रहा है तो आपको क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। टू एक्स कैपिटल जगह छोड़ के टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल, इस तरह से लिख देना है। फिर इन तीनों को जो लाभ है उस लाभ में से उनके अनुपात के हिस्से से निकाल देना है। ठीक है, अगर Z को 10,000 से कम मिल रहा है तो उसकी भरपाई के लिए प्रश्न में क्या कहा गया है, उसकी भरपाई कौन करेगा, भरपाई के लिए Y। तो जितनी कम हो रहा है उधर लेस जेड्स गारंटी लिखिए, वो राशि Y के लाभ के हिस्से में से कम कर दो और लाभ उसका बाहर लिख दो। और फिर इधर लिखोगे Z के हिस्से में क्या लिखोगे, एड Y's गारंटी, और जितनी जो लाभ की गारंटी में कमी है वो कमी की राशि यहां लिख दोगे। X के कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि X ने कोई गारंटी नहीं दी। इस तरह से आपको करना है। अगर एक लाभ के हिस्से में मैं आपको चलो हिंट दे देता हूं, हिंट क्या बता देता हूं, 2015 में आपको ये समायोजन करना पड़ेगा, 2016 में समायोजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 2016 में पर्याप्त लाभ है और उसको जितनी गारंटी दी गई है उतना लाभ का हिस्सा मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 14वां क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ये आपको करना है। फिर वही बात कहूंगा, अगर किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस हो रही है तो व्हाट्सएप या पर्सनल कॉल करके इन्फॉर्म कर दे। ठीक है, तो आज जो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए वो सबके समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो थोड़े लेंथी और थोड़े बड़े हैं, इसलिए पेशेंस रखिए। बुक्स अरेंज कर ली होगी आपने, तो क्वेश्चन देखते रहे। अगर किसी को बुक्स की भी प्रॉब्लम है कि सर हमारे पास बुक्स नहीं है, तो वो भी मुझे इस चीज के लिए बता सकते हैं, व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं क्वेश्चन है वो सेंड कर दूंगा उनको। ठीक है, अगर ट्यूटोरियल पे डालना है तो ट्यूटोरियल पे डाल दूंगा क्वेश्चन, और अगर ट्यूटोरियल पे ना डाल के पर्सनल कोई कहता है भी मेरे पास बुक नहीं है तो मैं उनको पर्सनल व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो लेखा शास्त्र की क्लास में आज के वीडियो में ये 2 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जब तक अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो वो चीज है। क्वेश्चन करो, सीखो, जहां प्रॉब्लम आए बात करनी है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।